नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की ओर रुक करेंगे। पहले बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी सरकार रही है और कर्मचारियों के हितों में हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे और जो कि होगा 42% महंगाई भत्ता, जो कि जनवरी महीने से शुरू किया जाएगा। छठा वेतनमान लाने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी समान वृद्धि की जाएगी। जब से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है, कर्मचारियों के हितों में भी हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। जनवरी से लेके जून तक का महंगाई भत्ते का एरियर हम 3 समान किस्तों में देंगे। वो सारे कर्मचारी जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। हमने 2014 में यह फैसला भी किया था कि हम अपने कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान भी देंगे जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अब हमने ये फैसला भी किया है कि हम अपने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान भी देंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 वर्ष पूरे कर लिए हो। उन सबको चतुर्थ समयमान वेतनमान भी दिया। और फ्रांस में वेस्टल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए और यहां पर चैम्प्स एब्लीज पर भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फायर जेट ने फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाई पोस्ट किया है। और यहां पर आपको बता दें कि फ्लाई पास्ट के दौरान तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते ने करीब 269 जवानों ने इस परेड में हिस्सा लिया और साथ ही उनकी एंट्री सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान खड़े होकर भारतीय सेना के इस दस्ते की सलामी ली है। इसमें भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के 77 मार्चिंग दस्ता और बैंड के 38 जवान शामिल रहे। भारतीय जवानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले परेड के लिए पहुंचे और पीएम मोदी को प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न और फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रो ने रिसीव किया। आपको बता दें कि इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया है। फ्रांस में लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में उत्साह है और प्रधानमंत्री के नाम पर जय घोष वहां पर देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है हर तरफ यहां पर। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लॉसियन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के अलग अलग कोनों में लगभग 100 से ज्यादा भाषाएं जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है और इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की ही एक भाषा है और भारतीयों की भाषा है। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा इस दौरान अपने संबोधन में, वो आपको सुनवाएंगे। भारत के अलग अलग कोनों में करीब करीब 100 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। तो
या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। और मुझे खुशी है कि भारत फ्रांस इस दिशा में भी मिलकर काम कर रहे थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। आपने हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने 415 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ देशवासियों को 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप कल्पना कर सकते हैं 415 मिलियन, 415 मिलियन, यानी ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। भारत और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल में पुलिस हजारों एडवाइजरी साइबर ठगों से बचने के लिए जनता के बीच जारी कर चुकी है, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हाल ही में एक घटना सामने आई है जहां पर साइबर ठग लगातार अपनी ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने 3 ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है हाल ही में, जो कि एक निजी कंपनी से मोबाइल फोन ऑर्डर करते थे और डिलीवर होने पर मोबाइल निकालकर साबुन की बट्टी यहां पर मोबाइल जैसी चीज रखकर वापस कर देते थे। आरोपियों ने क्राइम ब्रांच पूछताछ में अभी तक करीब 95 वारदातों को कबूल कर लिया है और क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन आरोपियों के पास से सिम कार्ड और एटीएम कार्ड समेत 2 मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इस बीच डीसीपी सोमवंशी का यह कहना है कि तीनों ही आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं और भोपाल के अलग अलग होटलों में रुककर यहां पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया कर रहे थे। दरअसल ये एक मामला है जिसमें ये हमने 3 ठगी करने वाले पकड़े हैं, जिन्होंने पूर्व में भी पुणे, फिरोजाबाद और यूपी के कुछ शहरों में और भोपाल में भी ऑनलाइन जो कंसाइनमेंट्स भेजती हैं थोक में कंपनीज, उनसे मोबाइल मंगाए थे और ये उसके बाद उन मोबाइल्स को रिसीव करने के बाद उनके कवर को खोल के उनके अंदर से मोबाइल चोरी करते थे और उसके बदले साबुन या और भी कोई चीज़, भारी चीज़ रख के उस डिब्बे को वापस से वैसे ही पैक करते थे जैसे कि वो कंपनी से पैक होके आते हैं। और फिर जो डिलीवर करने वाली गाड़ी आती थी उनको ये मोबाइल्स वापस कर देते थे कि हमने केवल इनवॉइस पे ये जनरेट करने के लिए मंगाया था, अपनी सेल्स दिखाने के लिए,
और वो व्यक्ति ये सामान लेके वापस इनके गोडाउन में वापस कर दिया करता था। तो इसमें जिस कंपनी के साथ ये फ्रॉड हुआ है, उड़ान कंपनी है, जो कि ऑनलाइन मोबाइल दुकानदारों को बुक करके बेचती है। तो उनका जो गोडाउन का इनवॉइस का और मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसमें ये होता है कि करीब जो सामान वापस आता है उनको वापस से चेक करके उसको ऑथेंटिकेट करने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। उस 1 हफ्ते में ये मोबाइल लेके चंपत होया करते थे। तो कंपनी द्वारा ये सूचित किया गया कि करीब 95 मोबाइल इन्होंने इसके पहले ऑनलाइन फर्जी तरीके से बुक करके इनके गायब किए थे। और विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो शुरू से ही कह रहे थे कि इस चर्चा के लिए ही फ्लोर मिला है और विपक्ष का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसने ये कहा हो कि सदन पूरा चलाएं। पटवारी परीक्षा की जांच मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कमलनाथ को आड़े हाथों उन्होंने लेते हुए जवाब दिया कि कमलनाथ ने पहले तो राहुल गांधी को मटिया मेट कर दिया और अब प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवा दिया है और खुद दुबई के लिए निकल गए। देखो, मैं प्रारंभ से कहता रहा हूं कि चर्चा के लिए ही फ्लोर मिला है और मैं आप सब मीडिया के बंधुओं से भी कहता हूं कि आप साक्षी हैं दूसरे दिन के। तीसरा साक्षी है सदन की कार्यवाही जो लिखित में होती है। कोई एक जना बता दो जिसने कहा हो कि चर्चा कराओ। सीधा हो अल्लाह हुआ, सीधा हंगामा शुरू कर देते हैं। पता नहीं कौन सी परंपरा है जो सदन चर्चा के लिए मिला है वहां हो अल्लाह करते हैं, जो सड़क हो अल्लाह के लिए वहां चर्चा करने लगते हैं। ये कांग्रेस के लोग ऊहापोह में हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। अफरा तफरी का माहौल है कांग्रेस में। विन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विद नाना। इसके लिए हम एसआईटी गठित कर रहे हैं और ये एसआईटी के बाद में हम ऐसे एप्लीकेशन चिन्हित भी कर रहे हैं जिनके नंबरों से उसको धमकी आई थी, जिनसे उस पर दबाव डाला गया था। कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी चिन्हित कर रहे हैं जिन्हें हम इस तरह के एप्लीकेशन हैं जो लोन वाले, उन्हें हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको बैन किया जाए। हम सर्वर टेलीग्राम की भी जानकारी इन सब की इकट्ठी कर रहे हैं जिससे उन्हें बैन किया जा सके। थाने में कोई शिकायत नहीं की थी उसने और ऐसा उसने की नहीं थी। मैंने जानकारी ली है। वो वकील के पास गया था और वकील से उसने इस तरह की बातचीत की थी और उसके बाद लौट गया था। कमलनाथ जी, पहले तो आपने अपनी ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, इसमें राहुल गांधी जी को मटिया मैट कर दिया। अब प्रियंका गांधी से भी ये झूठ का ट्वीट करा दिया। कमाल के और खुद दुबई निकल गए बाकी सबको छोड़ के। कल सुबह भी मैंने एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया है, एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया। 1000 लोगों की आपने बात करी कि 1000 लोग पास हो गए। अगर 114 से 115वां भाई आप बता दोगे ना 15वां लाके, तो मैं चुनौती दे रहा हूं आपको और मेरी चुनौती को स्वीकार करो और लाके बताओ। हद होती है झूठ की। ऐसी कुत्सित राजनीति जिसमें नौजवानों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हो कि 25 में से 25 नंबर प्राप्त पाए हैं अंग्रेजी में। आप 24 लाके दिखाओ एक के भी और मंच पर लगाओ सामने आमने। नौजवानों के पास ये बात जानी तो चाहिए किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स ये प्रदेश के अंदर की जा रही है। जनाधार खो चुकी कांग्रेस, 20 साल से हार रही कांग्रेस। आप एक कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति है अशोकनगर का, जो इस परीक्षा में खुद फेल हो गया। कॉल डिटेल निकलवा लो, दिग्विजय सिंह से कितनी बात हुई है उसकी। उसके कंधे पर रखकर आप ये गेम जो खेल रहे हो, ये बहुत गलत गेम है और मेरी चुनौती को स्वीकार करो। आओ, आप जितने सवाल करोगे, एक एक सवाल का जवाब है हमारे पास में, एक एक सवाल का जवाब। सर, एमपी में कावा
खाचुआ तहसील में गांव लोहारी में राज्य सरकार के द्वारा प्रधान सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों का कार्य बंद कर दिया गया था, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नहीं बनने से लोगों को अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ा और इसी की शिकायत लिए गांव के सरपंच के द्वारा पत्र लिखकर भी की गई इसकी शिकायत कई बार, लेकिन अब तक सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया है। इस सरपंच ने आ रही समस्या को मीडिया से रूबरू करवाया और इस दौरान मीडिया के सामने सरपंच की तरफ से मुद्दा उठाया गया और सरकार से सड़कों के निर्माण कार्य को शुरू करने की अपील की गई है ताकि ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सके। ये तस्वीरें आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर सड़कों का क्या हाल है, आप देख सकते हैं। और इस पर बच्चे, ये मासूम छोटे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए ऐसी सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि ये जो सड़क है कच्चे तरीके से है, इसका निर्माण नहीं हो सका है। और यही अपील लगातार सरपंच की तरफ से अपने पत्रों के जरिए भी सरकार के सामने लाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब सरपंच की तरफ से मीडिया का रुख किया गया है और पत्रकारों के जरिए इस समस्या को संज्ञान में लाने की कोशिश की गई है। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हमने मध्य प्रदेश में भोपाल में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय वल्लभ भवन 523 क्रमांक में 5वें तल पर 4 बार मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं कि सड़कों की स्थितियाँ बड़ी खराब है। वो सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी थी, उस सड़कों के साथ में हमारे क्षेत्र की जितनी भी सड़कें उस लॉट में थी वो सब डामरीकरण हो चुकी है। वही एकमात्र वो और एक मालाखेड़ी की और ऐसी 2-3 सड़कें डामरीकरण नहीं हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की थी। उस पर हमने हमारी ग्राम पंचायत से कुछ मोहरम भी डलवाई क्योंकि सरकार ने इतने हाथ मजबूत कर लिए कि ग्राम पंचायतों का अधिकार ही नहीं है मोहरम डालने का, पक्के काम के अलावा कच्चे काम करने का अधिकार ही नहीं है। ये तो हम तो चाहते हैं, हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता ने हमें सर आंखों पर बिठा करके चुनाव जिताया और उनकी एक छोटी सी कील की मतलब एक सुई की समस्या हम उसको बड़ी समस्या मान करके चलते हैं। कभी भी क्षेत्र की जनता को हम नज़रअंदाज नहीं करते। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हम बीते कुछ घंटों से उज्जैन जिले में तेज बारिश का प्रकोप जारी है। बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं, जिससे कि चंबल नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। चंबल का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से नागदा के चंबल तट पर बने हुए चामुंडा माता मंदिर में प्रांगण तक पानी पहुंच चुका है। तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि स्थिति काफी विकराल है। ये बीचों बीच एक मंदिर दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि नागदा से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है और नागदा में बारिश लगातार होने की वजह से ये जलस्तर बढ़ा और इसी के साथ साथ जो मंदिर है, मंदिर परिसर में पानी बुरी तरह आ चुका है और लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के दतिया में नवागत कलेक्टर संदीप माकन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो और यह सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माण कार्यों को गति प्रदान कर उन्हें समय सीमा पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। और कलेक्टर ने अपनी पहली ही बैठक में ये साफ कर दिया है कि अलग अलग विभागों के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर वो गंभीर तौर पर आगे भी काम करते रहेंगे। देखिए, इस समय जब आए हैं तो जाहिर सी बात है इस समय टॉप प्रायोरिटी इलेक्शंस की और इसीलिए आते ही पहले, क्योंकि किसी भी इलेक्शन का जो क्रक्स होता है, कोर सेक्टर है, वो है मतलब मतदाता सूची। तो मतदाता सूची पे आज हमने चांसली चर्चा की थी और कल खुद आयुक्त महोदय मतदाता सूची पे ही डिस्कशन करने आ रहे हैं। तो उसके बाद इसको अपन ठीक कर लें तो आधा चुनाव मानिए ठीक हो जाए। रहा हूँ पहले जी, काफ़ी समस्याओं से वाकिफ़ हूँ जी और जो समस्याएं प्रशासनिक स्तर पे आएंगी जी उनको भी दूर करेंगे। और आज मैंने मीटिंग भी सभी जिलाधिकारियों की दी है जी और उनको भी उसी आशय के निर्देश दिए हैं कि शासन की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो संचालित हो रही हैं, अगर फील्ड पे उनका एग्जीक्यूशन और दतिया में निवर्तमान कलेक्टर संजय कुमार का विदाई समारोह परंपरागत तरीके के साथ कलेक्टर के सभागार में किया गया है। इस मौके पर नवागत कलेक्टर संदीप माकन भी मौजूद रहे और कलेक्टर संदीप माकन ने हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया है। नवागत कलेक्टर ने पूर्व कलेक्टर संजय कुमार का शॉल श्रीफाल देकर सम्मान किया।
और कटनी में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कटनी नगर निगम और प्रदेश भाजपा सरकार 50-50% कमीशन से चल रही है। भाजपा ने कटनी को हमेशा ही उपेक्षित रखा है और एक मंत्री भी नहीं बनाया। भाजपा सरकार लाडली बहना योजना के एक कार्यक्रम आयोजन पर करीब 8 करोड़ खर्च कर रही है। पूर्व मंत्री ने यहां पर यह भी कह दिया है कि विधायक जीतू पटवारी ने साफ साफ बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज है और कहा गया कि आदिवासियों से अत्याचार और बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपरी नंबर पर है। कटनी एक ऐसा जिला है जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा काटती है। 20 साल से सरकार है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा एक भी विकास का काम जिसको हम मील का पत्थर कहें कटनी के विकास के लिए, अभी 3 विधायक है, एक भी कभी मंत्री नहीं बनाया गया। सांसद है वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रमुख नेता है, अंतिम समय उनकी लोकसभा का चल रहा है, एक भी उल्लेखनीय कार्य उनके खाते में नहीं जाता है। आदरणीय महापौर जो निर्दलीय जीती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई। जब वो सम्मिलित हुई तो क्या कटनी को मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये भी कटनी की जनता को नहीं दिखता है। 50% कमीशन की नगर निगम चल रही है, 50% कमीशन का भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 50% की कमीशन का तंत्र चल रहा है। और ये तथ्यों से है, तर्कों से है, ये कागजों से, आंकड़ों से। आप देखो कि शिवराज जी एक योजना लेके आ रहे हैं, उन्होंने आप लोग और कटनी के झिंझरी चौकी क्षेत्र में गुलवारा ब्रिज के पास एक ट्रक छत्तीसगढ़ पासिंग रोड के किनारे फंस जाने के कारण ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक जो है वो गौवंशों से भरा था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गौवंश की तस्करी के लिए ये ट्रक निकला था, लेकिन रास्ते में फंस जाने की वजह से पकड़े जाने के डर से ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही मौके से फरार हैं। गौवंश से भरे हुए इस ट्रक की सूचना जैसे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली, वो मौके पर पहुंचे और यहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब ट्रक के अंदर देखा तो ट्रक में गौवंश भरे हुए मिले। इसकी सूचना कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और इस दौरान ट्रक को जब्त कर लिया गया है। गौवंशों को इलाज के लिए टेम्पो से उतारकर पशु चिकित्सालय भेजा गया है। घायल गौवंशों का इलाज जारी है फिलहाल। और छत्तीसगढ़ पासिंग के ट्रक के अंदर लगभग 20 से अधिक गौवंशों की मौत होना भी बताया जा रहा है। झिंझरी पुलिस ने ट्रक को फिलहाल थाने में खड़ा करवाया है और पूरे मामले की जांच जारी है। एक छत्तीसगढ़ पासिंग ट्रक जो अपना ये बाईपास है, उसमें गुलवारा ब्रिज के पास ऐसा एक सूचना मिली कि यहाँ पे एक गाड़ी फंसी हुई है जिसमें गौवंश लोड है, जिसमें अपने कुछ कार्यकर्ता और वहाँ संबंधित गुलवारा की ग्राम पासी जब पहुँचे तो देखे कि अधिकतर गाय उसमें मर चुकी थी, जिसको तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। झिंझरी थाना प्रभारी नीरज दुबे जी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ उन गायों को उतारा गया। 20 से अधिक गौवंश मृत था। जो और बुधनी नगर में हल्की बारिश लगातार जारी है और ऐसे होने पर अधिकांश शासकीय कार्यालय, अस्पताल परिसर और स्कूलों के परिसरों में जमकर लबालब पानी भर चुका है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्माण करने वाली एजेंसियों की पोल भी खुल गई है, क्योंकि विकास कार्य में हुए भ्रष्टाचार का मामला लगातार जिस तरह से सामने आया, उसकी पोल भी बारिश ने खोलकर रख दी है और अब पानी का पानी हो चुका है। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों में दिन भर इस बात को लेकर चर्चा हुई और एक तरफ मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए के विकास की बात कर रहे हैं। 18 सालों में कितना विकास हुआ, रोड के ऊपर पानी भरने के कारण ये साफ हो गया है। जहां पर दोपहिया वाहन भी रोड पर चल नहीं पा रहे थे और बता दें आपको कि सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से कई वाहन ऐसे हैं जो इस दौरान फंस गए हैं। जैसे कि तस्वीरों में देखकर भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर एक बाइक है जो फंस गई है, जिसे बाहर निकालने की कोशिश जारी है। और ये स्कूल परिसर में भी पानी किस तरीके से लबालब भरा है वो इन तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। होने के कारण ये पानी अधिक मात्रा में भरा गया है। निकासी न होने के कारण ये पानी भरा हुआ है और चूँकि यहाँ बच्चे लोग भी आते हैं, किसान भी आते हैं, रजिस्ट्री होती है तो बुजुर्ग भी आते हैं, इसकी निकासी होना चाहिए। लोग बहुत परेशान हुए आज और इसको शीघ्र इसकी निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज तेज बारिश होने के कारण ये पानी
और बीते 7 दिनों के दौरान विदिशा शहर और जिले भर में दोपहरिया कांड को लेकर जो हंगामा मचा हुआ था अब शांत होता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दोपहरिया के गोस्वामी परिवार के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और एसपी दीपक शुक्ला से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है कि गांव में रहवासी समाज के लोग और अन्य सहयोगियों का सहयोग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही साथ बताया गया है कि इस कांड को लेकर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। इसी संबंध में उन्होंने कलेक्टर से भी सहयोग की अपील की। हालांकि उनके साथ उनके घर पर मुखर के मुखिया की आत्महत्या के पीछे जिन 3 व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया था, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपने सहयोग दिया। मेरी स्वर्ग पुत्री एवं पति की मौत के जिम्मेदार सलाखों के पीछे हैं। मैं सभी सामाजिक संगठनों का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने विपत्ति के समय हमारे परिवार का साथ दिया। शासन द्वारा मेरे परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी। एक बच्चे को रोजगार का पुख्ता आश्वासन दिया है। साथ ही घर देने का आश्वासन दिया है। प्रकरण सुसाइड नोट में जांच के लिए भेजा गया है। जिला प्रशासन द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हमारे